बच्चों आज हमारी टारगेट 95 प्लस वीडियो सीरीज का डे 15 है और आज हम आपके साथ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी कि चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपको सोल्व करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, यानी कि बच्चों आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों मैंने कल बताया था कि आपके पास तीन मेथड होते हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इस क्वेश्चन में कहीं पे नहीं लिखा कि इन तीनों मेथड में से कौन सा यूज करना है। तो बच्चों आप क्या करो, सेकंड नंबर वाला मेथड यूज कर लो, एलिमिनेशन, जो वेरी 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 इजी मेथड रहता है। तो एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करने के लिए बच्चों देखिए ये तो आ जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, लेकिन बच्चों आपको इसे सेकंड इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा। आपको बच्चों 9x के साथ में y की टर्म लिखनी पड़ेगी। तो प्लस का 2y जो है वो यहाँ पर आके माइनस 2y होगा। तो आप लिखोगे इसको 9x माइनस में 2y और आपके पास बच्चों इक्वल टू में आएगा ये प्लस का 7। तो इक्वल टू लिखेंगे प्लस का 7, तो ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों एलिमिनेशन मेथड में आप लोग जानते हैं कि हमें x और y वेरिएबल में से किसी एक को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का मतलब होता है उसको जीरो करना है। तो आप बच्चों यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यहाँ पे एज इट इज नोट करेंगे। तो 3x माइनस में 5y इज इक्वल टू 4 एंड 9x माइनस में 2y इज इक्वल टू 7। इन दोनों इक्वेशन में बच्चों x के वेरिएबल को जीरो करना थोड़ा सा ज्यादा आसान है। तो हम करेंगे क्या, जो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है यानी कि 9, इस फर्स्ट इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो फर्स्ट इक्वेशन में बच्चों x का कोफिशिएंट है यानी कि 3 को सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। आप ये अच्छी तरह देख सकते हैं बच्चों 3 और 9 एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है। तो 3 1 3, 3 3 9। इसका मतलब ये हुआ बच्चों इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन नंबर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों जब आप 3 को इस 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 9x आएगा। जब बच्चों आप 3 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 15y आएगा इक्वल टू 3 इंटू 4 आ जाएगा 12। और बच्चों जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम इक्वेशन रहेगी, 9x माइनस में 2y इज इक्वल टू 7। साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस और माइनस। साइन चेंज करने का मतलब होता है बच्चों आपने यहाँ पे किया है टू सब्ट्रैक्ट। तो आपका 9x और 9x कैंसिल हो गया, माइनस का 15y और प्लस का 2y। माइनस 15 में प्लस 2 करेंगे बच्चों तो माइनस का 13y आएगा इक्वल टू प्लस के 12 में से बच्चों माइनस का 7 कर देंगे तो हमारे पास प्लस का 5 आ जाएगा। y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5 डिवाइडेड बाय माइनस का 13। माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस के 5 अपॉन में 13। आपने बच्चों y की वैल्यू निकाली 5 अपॉन में 13, वो भी नेगेटिव का। अब आप यहाँ पे लिखेंगे बच्चों पुट इन इक्वेशन नंबर 1। हम इक्वेशन नंबर 1 में y की जगह पे डालेंगे बच्चों माइनस का 5 अपॉन 13 और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वहां पे लिखना है हमें 3x माइनस में 5, y की जगह पे लिखना है माइनस का 5 अपॉन में 13 और इक्वल टू में आया है बच्चों 4। आपके पास ये वैल्यू आएगी 3x। ये देखिए बच्चों माइनस से जब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस का 25 अपॉन में 13 इक्वल टू में 4। ये जो प्लस का 25 अपॉन में 13 है बच्चों ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर आएगा 4 माइनस में 25 अपॉन में 13 और यहाँ पे बच्चों आपके पास रहेगा 3x। फिर आप लिखेंगे बच्चों 3x इज इक्वल टू 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आपके पास वैल्यू आएगी 52, माइनस करेंगे 25 और डिवीजन में रहेगा 13। देन बच्चों 3x ही रहेगा। 52 में से 25 को माइनस करना है तो 12 में से 5 जाएंगे 7 और 4 में से 2 जाएंगे 2 अपॉन में 13। आप देख सकते हैं बच्चों ये 3 जो है इस 27 को काट देगा 9 पर। तो आपकी वैल्यू आ गई बच्चों x की 9 अपॉन में 13। तो आपके प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। x की वैल्यू है 9 अपॉन 13 और y की वैल्यू है माइनस 5 अपॉन 13। दिस इज योर कंप्लीट आंसर। आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पे है। आपको वैल्यू फाइंड करनी है c की। आपको बच्चों वैल्यू फाइंड करनी है इस छोटे से c की और वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चों बोला गया है आगे जो इक्वेशंस हैं उनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आपको बोले गए हैं। आपको दो इक्वेशन दी गई है बच्चों, cx प्लस में 3y प्लस में 3 माइनस में c इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और बच्चों 12x प्लस में cy माइनस c इक्वल टू 0 ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अगर इन दोनों इक्वेशंस के बच्चों इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो आपको बताना है कि c की वैल्यू क्या होगी। तो आप मुझे ये बताइए बच्चों, आप यहाँ पे इस वाली को तो मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन और आप बच्चों इसको मान लेंगे सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से बच्चों आप निकालेंगे a1 इक्वल टू, फिर आप लिखेंगे b1 इक्वल टू, फिर आप लिखेंगे c1 इक्वल टू। आप ये अच्छी तरह जानते हैं बच्चों जो इक्वेशन होती है वो ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0 होती है, यानी कि x के साथ वाला a, y के साथ वाला b और जो रिमेनिंग बचा वो c। तो आपके पास ये देखिए बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ में c है तो a1c आ गया, y के साथ में बच्चों आपके पास 3 है तो b1 की वैल्यू 3 आ गई। c1 की जगह बच्चों पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस में c, तो आप यहाँ लिख देंगे 3 माइनस में c। फिर आप बच्चों इस सेकंड इक्वेशन से जो 12x प्लस में cy माइनस में c इक्वल टू 0 है यहाँ से आप निकालेंगे a2 b2 c2
तो आप यहाँ लिखेंगे A2 इक्वल टू, फिर आप लिखेंगे B2 इक्वल टू, फिर आप लिखेंगे C2 इक्वल टू। सेकंड इक्वेशन में बच्चों x के साथ में 12 है तो A1 की वैल्यू 12 है, y के साथ में बच्चों c है तो B2 की वैल्यू c है, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो माइनस का c है तो C2 की वैल्यू माइनस c है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, आपको बोला गया है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन की बच्चों कंडीशन रहती है कि A1 अपॉन में A2 की रेशो इक्वल होगी B1 अपॉन में B2, और इसकी रेशो इक्वल होगी C1 अपॉन में C2। तो आपके पास A1 की वैल्यू C है डिवाइडेड बाय A2 की वैल्यू 12 है इक्वल टू B1 की वैल्यू 3 है डिवाइडेड बाय B2 की वैल्यू C है इक्वल टू C1 की वैल्यू 3 माइनस में C है और C2 की वैल्यू माइनस C है। इसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे छोटा सा काम करना है, इन फर्स्ट टू केसेस को कंपेयर करना है, और इसके बाद बच्चों आप इसके अंदर इन सेकंड टू केसेस को कंसीडर करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों व्हेन, हम यहाँ लिखेंगे बच्चों व्हेन। व्हेन लिखने का मतलब है आप पहली दो टर्म्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो आप यहाँ लिख देंगे बच्चों c डिवाइडेड बाय 12 इक्वल है 3 अपॉन में c के, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों c स्क्वायर इक्वल टू 36। और बच्चों मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि जब भी आपके पास डिग्री 2 आ जाए तो यहाँ से दो आंसर निकल के आएंगे। पहले तो आप लिखेंगे c इक्वल टू प्लस माइनस में अंडर रूट ऑफ 36। अंडर रूट ऑफ 36 की वैल्यू होती है बच्चों 6, तो c इक्वल टू 6 कॉमा लगा के c इक्वल टू माइनस 6। c की वैल्यू जो है बच्चों वो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू निकल के आएगी। तो इसके बाद हम बच्चों कंसीडर करेंगे इसका सेकंड केस, यानी कि बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन। व्हेन यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सेकंड केस कंसीडर करेंगे 3 अपॉन में c इज इक्वल टू 3 माइनस में c डिवाइडेड बाय माइनस c। आप ये देखिए बच्चों, इस प्लस के c से ये वाला माइनस c कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे आ गया -1 और यहाँ पे आ गया प्लस का 1। अब आप करेंगे क्या बच्चों, -1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -3 इज इक्वल टू, ये वाला जो बच्चों 1 है ये इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 रहेगा, c से मल्टीप्लाई होगा -c रहेगा, -c लेफ्ट हैंड साइड में आएगा बच्चों तो प्लस हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू, और माइनस का 3 राइट हैंड साइड में आएगा बच्चों तो प्लस हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 3 प्लस में 3, ये वाला जो 3 है जो ट्रांसफर हुआ वो है, और इसके साथ वाला 3 एज इट इज नोट किया, तो 3 की वैल्यू बच्चों आ गई 6। 3 की वैल्यू बच्चों यहाँ पे आ रही है 6। अब आप ये देखिए कि दोनों केस के अंदर कॉमन वैल्यू कौन सी है, तो आप कहेंगे सर c इक्वल टू 6 कॉमन है और c इक्वल टू 6 कॉमन है, c इक्वल टू -6 नहीं आ रहा, तो आप बच्चों यहाँ पे इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे। आप यहाँ लिख देंगे 4c इक्वल टू 6। 4c इक्वल टू 6 द इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो बच्चों आपने c की वैल्यू 6 निकाल ली है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लास्ट में लाइन लिखेंगे कि c का मान 6 होने पर समीकरण के अनेक फल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्यारे बच्चों, आपको इस क्वेश्चन के अंदर k की वैल्यू फाइंड करनी है, और बच्चों k की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन दिए गए हैं। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब बच्चों एक द्वितीय हल। एक द्वितीय हल का मतलब होता है कि इनके x और y सिर्फ और सिर्फ एक ही निकलेंगे, फिक्स रहेंगे। तो जब इनके यूनिक सॉल्यूशन आपको बोले गए हैं बच्चों, तो मुझे जल्दी से बताइए, क्या आप इस इक्वेशन को 1 मानेंगे? बच्चे कहेंगे यस। क्या आप इस इक्वेशन को 2 मानेंगे? बच्चे कहेंगे यस। तो बच्चों जो आपने इक्वेशन 1 मानी है, यहाँ से a1 की वैल्यू लिख दो, वहीं से b1 की वैल्यू लिख दो, और वहीं से c1 की वैल्यू लिख दो। तो आप कहेंगे सर x के साथ में तो k है तो a1 की वैल्यू k, y के साथ में 2 है तो b1 की वैल्यू 2, और रिमेनिंग पार्ट इसके अंदर 3 है तो c1 की वैल्यू 3। मैंने कहा बहुत सही। अब एक काम करो बच्चों, जल्दी से इस इक्वेशन नंबर 2 से a2 की वैल्यू यहाँ पे लिख दो, b2 की वैल्यू बता दो, और c2 की वैल्यू बता दो। बच्चे कहेंगे सर देखिए x के साथ में 3 है तो a2 की वैल्यू 3 है, y के साथ में 6 है तो b2 की वैल्यू 6 है, और रिमेनिंग पार्ट की जगह पर 10 है तो c2 की वैल्यू 10 है। बहुत सही। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन में दिया गया यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। आपने बच्चों a1 की वैल्यू निकाली है k, a2 की वैल्यू निकाली है 3 इज नॉट इक्वल टू, b1 की वैल्यू निकाली है 2 और b2 की वैल्यू निकाली है 6। इसके बाद बच्चों आप लिखेंगे k इज नॉट इक्वल टू, 2 और 6 कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, 1 अपॉन में 3, तो आप लिखेंगे 1 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई, ये वाला जो 3 है बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, तो आपने लिख दिया बच्चों k इज नॉट इक्वल टू 1। सेम क्वेश्चन बच्चों कल की क्लास में भी आया था, और मैंने आपको उसमें कहा था कि k इज नॉट इक्वल टू 1 होने का मतलब है कि k का मान सिर्फ एक नहीं हो सकता, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है। तो बाकी कोई भी नंबर हो सकता है, तो हर बच्चा अपनी अपनी सोच से अलग अलग नंबर बताएगा, तो हम वो एग्जाम में अलग अलग नंबर नहीं लिखेंगे, हम बल्कि यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिख देंगे कि k कैन बी एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1। इसका मतलब है बच्चों k का मान एक नहीं आ सकता, बाकी इसके अलावा कोई भी रियल वैल्यू आ सकती है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आपको p और q की वैल्यू फाइंड करनी है, और बच्चों p और q की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको एक इक्वेशन ये दी गई है, और आपको बच्चों सेकंड इक्वेशन ये दी गई है, और आपको बोला गया है बच्चों इनके अनेक हल हैं। अनेक हल का मतलब है बच्चों क्या है, इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है।
तो बच्चों अभी हमने इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 की रेशियो बराबर होती है। तो आप बच्चों जल्दी से A1 B1 C1 और A2 B2 C2 यहाँ पे नोट करो। बच्चे कह रहे हैं सर A1 की जगह पे तो आ जाएगा 2p-1 क्योंकि वो फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ में है। B1 की जगह पे आ जाएगा 3 क्योंकि वो y के साथ में है और रिमेनिंग पार्ट C1 आ जाएगा -5। फिर बच्चे कह रहे हैं सर A2 की जगह पे लिख दो 3, B2 की जगह पे लिख दो q-1 और C2 की जगह पे लिख दो -15। मैंने कहा जिस भी बच्चे ने ये आंसर मुझे अपने आप से मन मन में बोलकर बताए हैं वो बिल्कुल सही जा रहा है। जिस बच्चे ने आंसर बोले ही नहीं है उसको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा भाई, उसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ऐसे क्वेश्चन में भी तुम आंसर नहीं दोगे तो कैसे काम होगा बताओ। मैं तुमसे आंसर पूछता हूं तो इसमें मेरा भला है क्या? अरे तुम लोगों का भला है, तुम अपने आंसर बताओगे तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम सही बोलते हो या गलत बोलते हो। तो जब भी मैं आपसे पूछता हूं कि बच्चों बताओ तो अपने मन मन के अंदर वो आंसर बोला करो और देखा करो कि आप लोग बोलने में गलती कहां कर रहे हैं, क्योंकि जो आप मन मन में बोलते हैं बच्चों वही आप अपने एग्जाम में लिखते हैं। तो इसके बाद बच्चों इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन लगाएंगे, यानी कि A1 और A2 की रेशो इक्वल होगी बच्चों B1 और B2 के, और इसकी भी रेशो इक्वल हो जाएगी बच्चों C1 अपॉन में C2 के। आपने बच्चों A1 की वैल्यू लिखी हुई है 2p-1, आपने बच्चों B1 की वैल्यू लिखी हुई है 3, आपने बच्चों C1 की वैल्यू लिखी हुई है -5, आपने बच्चों A2 की वैल्यू लिखी हुई है 3, आपने बच्चों B2 की वैल्यू लिखी हुई है q-1, आपने बच्चों C2 की वैल्यू लिखी हुई है -15। बच्चे कह रहे हैं सर क्या हम इस माइनस से माइनस काट दें? मैंने कहा काट दो, बल्कि 5 एकम 5 और 5 3 15 इसको भी काट दो। तो आपके पास बच्चों एक तरह से यहाँ पर वैल्यू आ गई 1/3। अब आप बच्चों इसके दो केस सेपरेट कर लो, एक केस जिसके अंदर से आप ये p की वैल्यू फाइंड कर सको और एक केस बच्चों आप जिसके अंदर से ये q की वैल्यू फाइंड कर सको। तो एक बार बच्चों आप यहाँ पे लिख दोगे 2p-1/3 जो है वो इक्वल है 1/3 के, और एक बार बच्चों आप यहाँ लिख दोगे 3/q-1 जो है ये इक्वल है 1/3 के। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, आप ये देखिए डिनोमिनेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 3 कैंसिल, ऊपर वैल्यू है बच्चों 2p-1 बराबर 1। फिर आप लिखेंगे बच्चों 2p इज इक्वल टू 2, तो आपके p की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1। आपने बच्चों p की वैल्यू निकाली 1, इसके बाद जब q की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो 3 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 9 इक्वल टू q-1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों सेम रहेगा q-1। ये बच्चों माइनस का 1 लेफ्ट हैंड साइड में जाके हो जाएगा प्लस, तो 9 + 1 बच्चों आपका होता है 10, यानी कि बच्चों 10 आ गई आपके q की वैल्यू। आपने बच्चों q की वैल्यू निकाली 10 और आपने बच्चों p की वैल्यू निकाली 1। इतना छोटा सा क्वेश्चन था, अगर आपको p और q निकालना आ गया, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो 3 नंबर आपके एकदम रेडी बैठे हैं। देन देखिए बच्चों एक क्वेश्चन है आपका वर्ड प्रॉब्लम का। कल की क्लास में मैंने आपके साथ 3 वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन डिस्कस करे थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन था एंगल्स बेस्ड, दूसरा क्वेश्चन था एजिस बेस्ड और तीसरा क्वेश्चन था सम ऑफ डिजिट वाला। ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर के ऊपर बेस है, जिसके लिए बच्चों आपको सबसे पहले लिखकर दिया है कि दो नंबरों का सम 80 है, सम ऑफ टू नंबर इज 80। तो पहली इक्वेशन तो बच्चों हम इसी स्टेटमेंट से बनाएंगे। फिर बच्चों लिखा गया है जो इनमें से लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर जो है बच्चों वो स्मॉलर नंबर से क्या है, वो बच्चों स्मॉलर नंबर से क्या है, वो स्मॉलर नंबर का 4 गुना करने के बाद, जो लार्जर नंबर है बच्चों वो स्मॉलर नंबर के 4 गुना करने के बाद भी 5 ज्यादा है। एक्सीड्स का मतलब मैंने आपको कल बताया था बड़ा होना यानी कि प्लस होना, यानी कि बच्चों जो लार्जर नंबर अगर एल होगा तो बच्चों ये एल क्या होगा, ये स्मॉलर नंबर का 4 गुना होगा। स्मॉलर नंबर अगर एस होगा और उसका 4 गुना करोगे तो मल्टीप्लाई 4, इसमें भी बच्चों +5 करोगे तो आपके पास तब जाके ये लार्जर नंबर आएगा। तो आपको बच्चों इसके अंदर नंबर फाइंड करने हैं, और नंबर फाइंड करने के लिए बच्चों एक लार्जर है और एक स्मॉलर है। तो सबसे पहले बच्चों आप लेट करेंगे लार्जर नंबर इज इक्वल टू एक्स, और बच्चों फिर लिखेंगे स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू वाई। आपको बच्चों फिर लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार। पहली स्टेटमेंट में लिखा गया है कि सम जो है वो दोनों नंबरों का 80 है। अगर दोनों नंबरों का सम 80 है यानी कि बच्चों x प्लस वाई, सम यानी कि प्लस करना, x प्लस वाई इक्वल टू 80, यह आ गई इक्वेशन नंबर 1। फिर बच्चों मैंने सेकंड इक्वेशन तो यहाँ पे बनाई दी कि l जो है वो 4s प्लस में 5 है। तो आपने बच्चों लार्जर नंबर ले रखा है x, 4 अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, s की जगह पे आप बच्चों y लिख दोगे, प्लस कर दोगे इसके अंदर 5 और इज इक्वल टू, यानी कि बच्चों सेकंड इक्वेशन निकल के आएगी x इज इक्वल टू 4y प्लस में 5। जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर का 4 गुना करने के बाद भी 5 ज्यादा है, तो आप यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 4y प्लस में 5। यह आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। आप करें क्या बच्चों, x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, तो आपके पास बच्चों फर्स्ट इक्वेशन लिखी गई है x प्लस में y इज इक्वल टू 80। आपको बच्चों इस x की जगह पे लिखना है 4y प्लस में 5, और ये वाला y सेम टू सेम रहेगा तो प्लस में y और इक्वल टू में आ जाएगा 80। बच्चों 4y प्लस y बन जाएगा आपका 5y, ये प्लस y यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा तो इक्वल टू में लिख देंगे 80 माइनस में 5।
80 माइनस में 5 होता है बच्चों 75, यहाँ पे रहेगा 5y, तो y इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा 75 अपॉन में 5। आप लोग जानते हैं बच्चों 5 के टेबल पर 75 कटेगा 15 पर, क्योंकि 15 इंटू 5 75 होता है, तो आपके y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 15। आपके बच्चों y की वैल्यू आ गई 15, तो इस y की वैल्यू को दोबारा से अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, तो आपका x आ जाएगा, यानी कि आप लिखोगे x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस में 5, यानी कि बच्चों x की वैल्यू जो है वो 60 प्लस में 5 है, यानी कि बच्चों x की वैल्यू जो है वो 65 है। तो आपने बच्चों लार्जर नंबर निकाला 65 और आपने बच्चों स्मॉलर नंबर निकाला 15। दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे है, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि पहले तो ये 2019 एग्जाम में आया था, और दूसरा बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिए गए हैं। तो अगर आप बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें तो आप बच्चों अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी आराम से कर लेंगे। मेरे एक्सप्लेन करने से पहले बच्चों एक बार आप क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड कर लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन को रीड आउट करा होगा अच्छे से। तो आपको क्वेश्चन में ये पता चला बच्चों कि इसमें आपको एक तो फिक्स्ड चार्ज पर मंथ फाइंड करने हैं और एक आपको बच्चों इसके अंदर कॉस्ट ऑफ फूड पर डे फाइंड करना है। अब ये बच्चों फिक्स्ड चार्ज और कॉस्ट ऑफ फूड क्या है, आइए इसको देखते हैं। जो फिक्स्ड चार्ज और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे की बात की गई है बच्चों, वो एक कॉलेज के हॉस्टल के चार्जेस के बारे में बात की गई है। एक कॉलेज हॉस्टल है, उस कॉलेज हॉस्टल के बच्चों मंथली चार्जेस तो फिक्स हैं। अगर आप वहां पे हॉस्टल में स्टे करते हो कॉलेज के, तो मंथली चार्जेस तो फिक्स हैं, लेकिन आप उस कॉलेज के हॉस्टल में से उसके किचन में से कितने दिन वहां का खाना खाते हो, बाकी का जो एडिशनल चार्ज है बच्चों वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन वहां पर खाना खाया। तो इसीलिए ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ फूड पर डे अलग निकाल के बताओ और फिक्स चार्ज अलग निकाल के बताओ। तो एक बच्चा है बच्चों जिसका नाम है स्टूडेंट ए, जिसका नाम है बच्चों ए, इस ए ने क्या करा 25 दिन खाना लिया और इसने टोटल अमाउंट बढ़ा 4500 का। इसी तरह बच्चों एक स्टूडेंट है बी, इसने फूड जो है बच्चों वो 30 डेज के लिए लिया और इसने टोटल अमाउंट भरा 5200। तो आपको बताना है कि फिक्स्ड चार्ज क्या है और कॉस्ट ऑफ फूड क्या है। तो बच्चों सबसे पहले तो हम यहाँ पर यही लेट करेंगे कि फिक्स्ड चार्ज जो है वो x है। फिक्स्ड चार्ज जो है बच्चों वो रुपीज x है। अब आप कहेंगे सर रुपीज लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे भाई। आप जो पेमेंट करोगे वो रुपीज में तो करोगे, तो आपको यहाँ पे रुपीज लगाना बहुत बहुत जरूरी है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे हम लेट करेंगे कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इक्वल टू रुपीज y। जो एडिशनल चार्ज है वो y है और जो फिक्स्ड चार्ज है वो x है। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने ये ऊपर पढ़ा था बच्चों, जो ए स्टूडेंट है वो 25 दिन भोजन लेता है, 25 दिन का कितना पैसा भरता है 4500 भरता है। तो बच्चों जो इसने 4500 भरा है उसमें इसने फिक्स्ड चार्ज तो दिया ही है x, प्लस में खाना कितने दिन लिया, खाना इसने लिया 25 दिन, तो 25y, क्योंकि एक दिन का y है तो 25 दिन का 25y। तो टोटल इसने कितना भरा, टोटल इसने भरा 4500। तो यह आ गई बच्चों आपकी इक्वेशन नंबर 1। सेम टू सेम बच्चों एक स्टूडेंट बी है, उसने भी हॉस्टल के फिक्स्ड चार्ज तो दिए ही हैं, लेकिन उसने खाना बच्चों 30 दिन लिया। उसने खाना बच्चों 30 दिन लिया, तो 30 दिन का उसने किराया कितना दिया, 30 दिन का किराया इस बच्चे ने दिया बच्चों 5200, 5200। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 इक्वेशन निकल गई हैं, अब आपको एक्स और वाई को सोल्व करना है। तो आप यहां लिख देंगे बच्चों फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 है आपके पास x प्लस में 25y इज इक्वल टू 4500। सेकंड इक्वेशन है आपके पास x प्लस में 52y इज इक्वल टू 5200। बच्चे कह रहे हैं सर 52y नहीं है 30y है, मैंने कहा बिल्कुल सही। आप यहाँ पे लिख लीजिए 30y, साइन चेंज करिए माइनस माइनस माइनस। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब भी साइन चेंज करोगे तो आप यहाँ लिखोगे टू सबट्रैक्ट, प्लस का x बच्चों और माइनस का x कैंसिल हो गया, प्लस का 35 बच्चों और माइनस का 30y, प्लस का 25 और माइनस का 35 बच्चों आ जाएगा माइनस का 5y इज इक्वल टू, प्लस का 4500 और माइनस का 5200। 5200 में से 4500 माइनस करेंगे बच्चों तो हमारे पास ये रकम बचेगी 700, लेकिन ये 700 जो बचेगा बच्चों नेगेटिव बचेगा। तो अब आप ये देखिए बच्चों, आप इस नेगेटिव से इस नेगेटिव को उड़ा दो, फिर आप लिख दो y इज इक्वल टू 700 बटे में 5। फिर आप लिख दो बच्चों यहाँ पर y इज इक्वल टू 700 को 5 से डिवाइड करोगे बच्चों तो आपका ये कटेगा 140 पर। आपके y की वैल्यू आ गई बच्चों 140। इसके बाद बच्चों x की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 140। y जो 140 निकाला है हम बच्चों इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास बच्चों x प्लस में 25y, y की जगह पे लिखना है 140 और इक्वल टू में लिख देना है बच्चों हमें 4500, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 यही है।
तो फिर लिखेंगे बच्चों x प्लस में 25 को 140 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो 25 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 इंटू में 5 होगा बच्चों 77 ऊपर 0 नीचे। 14 को 2 से करेंगे तो बच्चों 28 आएगा। 28 में 7 प्लस करेंगे तो बच्चों 35 आएगा। और ये जो 140 का जीरो था वो जीरो एज इट इज यानी कि आ गया 3500। तो आप यहाँ लिखेंगे बच्चों 3500 बराबर में लिख देंगे बच्चों 4500। आपको x निकालने हैं तो बच्चों 3500 जो है ये प्लस का राइट हैंड साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल टू 4500 माइनस में 3500। इसका मतलब है बच्चों आपके x की वैल्यू आ जाएगी ओनली 1000। आपने बच्चों x की वैल्यू निकाल ली 1000 यानी कि आपके जो कॉलेज हॉस्टल का मंथली रेंट है वो 1000 है। और जो कॉस्ट पर फूड है जो आप जितने दिन खाना लोगे वो खाना पड़ेगा आपको 140 रुपए का। तो पहले बच्चों आप यहाँ लिख देंगे सो फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू रुपीज एक्स है, x यानी कि 1000 एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज इक्वल टू रुपीज वाई था और वाई आपने निकाला बच्चों 140। तो जो खाना खाने की कीमत है बच्चों हर दिन की वो 140 है। और बच्चों उस हॉस्टल में रहने की जो कीमत है मंथली वो है 1000। तो आपका लास्ट क्वेश्चन बच्चों फिनिश हो गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में बच्चों इस तरह के आपको कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर के आपके एग्जाम में आएंगे तो उन क्वेश्चन की जाके अब आप प्रैक्टिस करिए। तो बच्चों आज हमने आपके साथ डे 15 में चैप्टर नंबर 3 के 6 क्वेश्चन डिस्कस करे जिसमें से 4 क्वेश्चन नॉर्मल थे और बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं बच्चों वो आपके हमने वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे टारगेट 95 प्लस वीडियो सीरीज में और बच्चों को जोड़ने की कोशिश करो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब हम आपके साथ कल मिलेंगे, चैप्टर नंबर 3 के ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कल प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 3 का लास्ट डे होगा। कल के बाद हम बच्चों कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बाय बाय, टाटा, सी यू।